हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में अलग वीडियो बताया था। आज की वीडियो हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को देखेंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग अलग से भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, ये अलग अलग तरीके से को अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो चीजें हमें आसानी से याद नहीं होती हैं और पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो है क्या होता है, कंफ्यूजन में चला जाता है। इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान से देखने की और ध्यान से समझने करने की जरूरत है। तो आज इस पेज में याद रखिएगा, जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से लेकर के और 1858 तक जो शासन व्यवस्था चली है, इसमें 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया और 1833 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को शुरू किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या देखिएगा, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल के रूप में उनको जाना जाता है। उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और 1858 तक बंगाल के क्या कहते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किन किन लोगों ने काम किया है, कौन कौन से काम किए हैं, कौन सी घटनाएं उनके समय में हुई है, कौन सी नई नीतियों की शुरुआत हुई है, नई प्रथा कौन समाप्त शुरू हुई है, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, सबको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा ध्यान से। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। क्या देखिएगा, 1828 से लेकर 1858 के बीच में जो बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पे भारत गवर्नर जनरल के रूप में काम शुरू हुआ यहाँ पर, तो किन लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं सबको हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा पहले हम इस फेज को देख लेते हैं कि किस फेज में कौन कौन आया था और कौन कौन सा काम किया। अगर थोड़ा सा हम इनको और डिवाइड करेंगे तो हमें चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे 1828 से लेकर के 1835 के पहले फेज में अगर देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शासन किया था। इन्होंने कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त किया, जैसे सती प्रथा को। इन्होंने प्रशासनिक एकीकरण के क्षेत्र में सुधार किया और खास करके शिक्षा प्रणाली में एक मजबूत आधार रखने का प्रयास किया। अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने भारत में शुरुआत की। तो पहले फेज में हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानेंगे, जो याद रखिएगा भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। दूसरा फेज याद रखिएगा 1835 से लेकर के 1848 के बीच में था। इसमें अलग अलग कई जो है गवर्नर जनरल ने काम किया, जैसे मैटकॉफ और हार्डिंग, इन सब लोगों ने काम किया। इन लोगों के समय में ही याद रखें अफगान और सिख युद्ध हुए थे। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बहुत सारे नियम बनाए गए और सिंध का जो है क्या किया गया, विलय किया गया था इस फेज में। इसके बाद जो तीसरा फेज आता है 1848 से 1856 के बीच में, इसमें लॉर्ड डलहौजी ने शासन किया। लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखना, इनको हार्डवेयर कहा जाता है साम्राज्य का, और इन्होंने व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा जो है कई जो है राज्यों को हड़प लिया। इन्होंने रेलवे, तार और आक्रामक नीति का विस्तार किया। ये हमें देखना है अच्छे से, याद रखना इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई। और फिर लॉर्ड कैनिंग देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग जब भारत आया था 1856 में, तो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ इसी के समय में और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत पर महारानी का अधिकार हो गया। इस आधार पर याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना। तो भारत का जो वायसराय की हम जो पढ़ेंगे तो 1858 से लेकर के और 1947 तक अब जो लोग शासन करेंगे वो वायसराय के रूप में शासन करेंगे। तो उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से काम हुए थे, जो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो अलग अलग करके जब हम पढ़ेंगे तभी हमें चीजें अच्छे से याद होती हैं, अच्छे से समझ में आता है। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा पूछी जाती है कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन कौन से काम हुए हैं, कौन कौन सी जो है नीतियां बनाई गई हैं, सबको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अगर देखा जाए तो दो लोगों की तुलना करना बहुत जरूरी है। दोनों लोगों ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो काम किया इस फेज में, खास करके एक आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपका जो 1828 से 1835 के बीच में, और एक आपका लॉर्ड जो आपका डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में। थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। इनके क्या मूल सिद्धांत थे,
इनका दृष्टिकोण कैसा था, इनके काम करने का तरीका कैसा था और इनकी जो है नीति कैसी थी, थोड़ा तुलना करना जरूरी, क्योंकि दोनों याद रखिएगा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इस फेज में अपने अपने क्षेत्र में काम करने में सबसे आगे थे। इनके समय में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो आज भी हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करते हैं तो इनका मूल दर्शन क्या था कि कट्टर आपका उदारवादी थे, सुधारों के माध्यम से एकीकरण करना चाहते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका प्राथमिक उपकरण क्या था, कानून निर्माण करना और सामाजिक इंजीनियरिंग का काम था, समाज में जो है सुधार करने का काम था। इधर देखा जाए अंग्रेजी शिक्षा, कानून, कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासनिक संगठन बनाने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। अब जरा डलहौजी को देख लेते हैं। तो डलहौजी याद रखिएगा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जब भारत आया था तो 1848 से 1856 तक शासन किया। इसका दृष्टिकोण क्या था कि आक्रामक साम्राज्यवाद, अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार। इसका जो विजन था वो आक्रामक था, राज्य को हड़प लेने का था, साम्राज्य विस्तार करने का था। इसीलिए इन्हें व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया था और इसी के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया और भारत के अलग अलग राज्यों को इसने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसी के कारण, इसके भौगोलिक विस्तार की वजह से, इसकी नीति की वजह से 1857 का विद्रोह भी हुआ था। उसमें कारण यह भी था, व्यक्तिगत का सिद्धांत था, जिससे भारत के कई क्षेत्रीय राजा जो है आपका प्रभावित हुए थे, चाहे वो झांसी हो, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे आपका ग्वालियर हो, चाहे आपका जो है लखनऊ हो। तो जो राज्य प्रभावित हुए थे उन लोगों ने जो है इसी सिद्धांत के तहत जो है याद रखिएगा प्रभावित होकर 1857 विद्रोह में योगदान दिया था। तो इन्होंने 1857 विद्रोह की भूमिका भी तैयार की थी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इन्होंने बहुत सारे हार्डवेयर काम किए, जैसे रेलवे की शुरुआत इन्होंने किया, टेलीग्राफ की शुरुआत इन्होंने किया, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की शुरुआत इन्होंने किया, जो आज भी हमें दिखाई देता है। तो याद रखना इस फेज में इन दो लोगों को जानना बहुत जरूरी है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक हो और चाहे आपका लॉर्ड डलहौजी हो, इन लोगों ने अपने समय में बहुत व्यापक काम किया है, बहुत सारे सुधार किए, जिनको हम एक एक करके यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेंटिक का सामाजिक इंजीनियरिंग के रूप में देखा जाए तो इस साम्राज्य का जो सॉफ्टवेयर कहा जाता है इनको, तो इन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जो आज भी हमारे लिए मिसाल के रूप में है। जैसे भारत की कई कुप्रथाओं का अंत किया है। भारत में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे जिसमें सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था। सती प्रथा को नियम 17 के तहत समाप्त किया गया। 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाया गया और नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त करने का जो दायित्व था वो लॉर्ड बेंटिक ने निभाया। याद रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाई थी। नरबली और कन्या वध का पूर्ण प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। तो खोड़ नामक जनजाति थी जो उड़ीसा में, जहां पे नरबली प्रथा प्रचलित थी, उसको जो समाप्त किया और कन्या वध, जो शिशु वध होता था खास करके राजपूतों और बंगालियों में, उसको समाप्त करने का प्रयास किया इन्होंने और इन्होंने उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में सफल हुए। भेदभाव की समाप्ति इन्होंने किया। भेदभाव का मतलब ये हो गया कि सरकारी नौकरी में, याद रखिएगा, सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, रंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत इन्होंने किया था। इन्होंने क्या देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने भारतीयों के साथ जो भेदभाव होता था रंग रूप के आधार पर के, उसको समाप्त करने का प्रयास किया और इन्होंने कहा था कि योग्यता के आधार पर ही किसी की नियुक्ति की जाएगी प्रशासनिक सेवा में, सरकारी सेवा में। याद रखिएगा ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक महत्वपूर्ण काम था जिसको याद किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका है आधुनिक संस्थाओं का निर्माण इन्होंने किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में किया है। यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में कम से कम कुछ नहीं तो 10+ बार आ चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके समय में की गई थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक समय में 1835 में की गई थी। इसके अलावा बात करते हैं ठगी प्रथा का दमन किया था। प्रारंभिक आधुनिक अगर कहा जाए पुलिसिंग प्रणाली, तो याद रखना जो ठगी प्रथा थी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा व्याप्त थी। आने जाने वाले अंग्रेजों को, भारतीय व्यापारियों को लूटा जाता था। तो याद रखना इसके लिए कठोर कानून बनाने का काम किया गया और इस नियम को, ठगी प्रथा के नियम को जमीनी स्तर पर लागू किसने किया था, कर्नल सिलीमैन का विशेष विभाग था ये। तो सिलीमैन याद रखिएगा इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया, ठगी और विशेष अभियान चला के कठोर कार्यवाही किया और भारत में ठगी प्रथा को समाप्त करने में सिलीमैन का ही योगदान है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल दमन नहीं किया बल्कि सुधार, ठगों के चरित्र सुधार हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय की स्थापना किया था कि जहां पर वो ठगों को जो है
उनके चरित्र सुधार के लिए काम किया जाए, उनको नए नए उद्योगों के साथ जोड़ा जाए, उनके कुटीर उद्योगों के साथ जोड़ा जाए, जिससे वो जो है चोरी और ये सब ठगी का काम ना कर सके। सुधारात्मक काम भी इसने किया था, इसमें भी हमें याद रखना है। ठीक है, यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में ब्रिटिश राज के पूर्ण नियंत्रण की स्थापना का एक साधन भी था। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और कानून मैकाले का प्रभाव था, याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही, याद रखिएगा, प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1835 में की गई थी, याद रखिएगा। और मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो जो प्रथम विधि आयोग बनाया गया था, याद रखिएगा, 1835 में। और 2025 में जो आपका 23वां विधि आयोग बनाया जा चुका है, याद रखिएगा। तो पहला विधि जो आयोग था, लॉर्ड मैकाले ही उसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक समय 1835 में। क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और संहिताकरण किया गया। इसे आप कह सकते हैं कैसे, कोडिनिफिकेशन, इसकी जो शुरुआत की गई। कानून बनाने के लिए जो आपका कोड ऑफ कंटेंट, इस सब चीजों की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आपका जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया था, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। इसके अलावा बात करते हैं तो भाषा के आधार पर जो हमारे यहाँ विवाद था, कुछ ऐसे जो लोग थे जो अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा में लागू करना चाहते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो, याद रखिएगा, आपका जो है भारतीय भाषा को लागू करना चाहते थे। तो याद रखना, आंग्ल भाषा जो है शिक्षा विवाद का अंत इन्हीं समय में हुआ था, और अंग्रेजी को शिक्षा का, उच्च शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही माना गया था। उसको लागू किसने किया था? मैकाले ने। तो जो मैकाले की अनुशंसा के आधार पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन गई। अदालतों में फारसी भाषा को हटा करके अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अनुमति दे दी गई। तो पहले कोर्ट में फारसी भाषा में बातें होती थी, फारसी भाषा में सुनवाई होती थी, उसको हटा करके अंग्रेजी भाषा में सुनवाई का जो है काम शुरू किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। उच्च शिक्षा, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा की शुरुआत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया गया था उच्च शिक्षा में, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्याय और प्रशासन का जो भौगोलिक पुनर्गठन किया गया, संपूर्ण क्षेत्र देखा जाए तो प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए डिविजनल कमिश्नरों अर्थात मंडल आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो जो डिविजनल कमिश्नर होते थे, जिसे मंडल आयुक्त कहते हैं, उसकी शुरुआत भी किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसके अलावा इसने आगरा को एक नई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो आगरा को एक नया प्रेसिडेंसी कौन बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और आगरा में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये अक्सर किताबों में नहीं मिलता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। 1774 में वारेन हेस्टिंग्स समय में की गई थी। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आगरा में की गई और आगरा को एक नई प्रेसिडेंसी बनाया गया। जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी था, वैसे ही आगरा एक प्रेसिडेंसी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय बना दिया गया। इलाहाबाद की बात करें, सदर दीवानी, सदर निजामत और अदालत और आपका रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इलाहाबाद में कराया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था, यह भी याद रखिएगा। तो सदर दीवानी, सदर निजामत और आपका रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। बंगाल में ज्यूरी प्रथा की शुरुआत किया था 1832 में। तो बंगाल में ज्यूरी प्रथा के माध्यम से जो है सुनवाई का अधिकार जो दिया गया था कोर्ट में, ये भी याद रखना। जो ज्यूरी प्रथा की शुरुआत बंगाल में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। इसके अलावा व्यापार और कूटनीति की बात करते हैं तो 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग और कछार रियासतों का विलय किया गया था। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मैसूर को पूरी तरीके से, कुर्ग जो कर्नाटक का क्षेत्र से कुर्ग कहते थे, कुर्ग को, और कछार रियासत को क्या किया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये काम इन्होंने किया। इसके अलावा रोपड़ में महाराजा रणजीत सिंह से ऐतिहासिक भेंट भी किया था 1831 में। रोपड़ पंजाब में है, वहीं पर भेंट किया था। बंबई से मालवा की अफीम निर्यात के लाइसेंस की शुरुआत भी इसने किया था, कि बंबई और मालवा की जो आपका अफीम का लाइसेंस होगा उसकी शुरुआत भी किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये भी हमें याद रखना है। तो इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। इसे सब चीज को मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, जिससे आपको चीजें आसानी से याद हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमांत पुल एकीकरण से विस्तार तक
1835 से लेकर के 1848 के बीच में कई और, याद रखिएगा कौन कौन आया था, तो कई और गवर्नर जो है गवर्नर जनरल भारत में आए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद कौन आता है, याद रखना 1835 से 36 के बीच में, याद रखना कौन आता है, मैटकॉफ आते हैं। मैटकॉफ, इन्होंने क्या किया, इन्हें समाचार पत्रों पे से प्रतिबंध हटा लिया था। तो जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उसे मैटकॉफ ने जब हटा लिया, तो याद रखना जब हटा लिया मैटकॉफ ने, तो इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन 20+ बार एग्जामों में आ चुका है अलग अलग। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, मैटकॉफ कहा जाता है। मैटकॉफ का शासन काल याद रखिएगा 35 से 36 तक था। इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम यही हुआ है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड याद रखिएगा 1836 से लेकर के 1842 तक इन्होंने शासन किया ऑकलैंड ने। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1839 से 42 के बीच में। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था किसके समय में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। कंपनी रणजीत सिंह और शाहसूजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि भी इन्होंने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। और ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण जो है याद रखिएगा बंगाल से लेकर के पाकिस्तान के अटक तक था। इस रोड का निर्माण अगर कहा जाए तो शेषा सूरी ने सड़क ए आजम के नाम से करवाया था, लेकिन इस सड़क का निर्माण उन्होंने कहा जाए तो मरम्मत ही कराया था, जिस सड़क ए आजम कहा जाता था। इस सड़क का निर्माण तो हुआ था बहुत पहले से, प्राचीन काल से, लेकिन हाँ इन्होंने क्या किया, उसको एक नया सही डायरेक्शन में जोड़ दिया। बाद में उसकी मरम्मत कराया गया। और याद ना जो है लॉक और जो है बाद में उस सड़क का मरम्मत जो कराया गया वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में कराया गया था, और उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रांड ट्रक रोड रख दिया गया। कलकत्ता से में ईडन गार्डन का निर्माण कराया था। तो जो ईडन गार्डन कलकत्ता में है उसका भी निर्माण किसने कराया था, ऑकलैंड ने कराया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं आपका लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो के समय याद रखना शासनकाल कब से कब तक था, 42 से 44 तक था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था इन्हीं समय में। तो जो सिंध क्षेत्र आज वर्तमान में पाकिस्तान में है उसका विलय किया गया था 1843 में अगस्त में। चार्ल्स नेपियर को उन्होंने भेजा था, इन्हीं के नेतृत्व में ये विलय हुआ था। लेकिन याद रखिएगा एलनब्रो के समय में सिंध जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, ये याद रखिएगा। इनके समय में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 में। तो 1843 में दास प्रथा का अंत एलनब्रो ने किया था, नियम 5 के तहत, एक्ट 5 के तहत, ये याद रखिएगा। मुगल बादशाह का कर देना बंद कर दिया गया। मुगल बादशाह जो कहा जा रहा जो कर देते थे वो बंद कर दिया था इन्होंने, ये याद रखिएगा। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम है ये 1848 से 44 से 48 के बीच में शासन किया है। इसके बाद कौन आता है, लॉर्ड आपका इसके बाद कौन आता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम याद रखिएगा ये 1844 से 1848 के बीच में शासन किया, और 48 के बाद डलहौजी आता है। तो याद रखना सबके कार्यकाल को मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ कौन कब कब आया है, तो कोई छूटने नहीं पाएगा, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं समय में हुआ था 45 से 46 के बीच में, और लाहौर की संधि इन्होंने किया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। उड़ीसा की खोर जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा को इन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था पूरी तरीके से। ना उस समय समाप्त किया गया था लेकिन बाद में फिर शुरू हो गया, तो इन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, समाप्त कर दिया। ये भी याद रखिएगा कि खोर जनजाति उड़ीसा में थी और इसी जनजाति में नरबली की प्रथा व्याप्त थी। क्वेश्चन आता है, गलती मत करिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 1848 के बाद अब कौन आएगा, लॉर्ड डलहौजी आएंगे। तो 1848 से लेकर के 1856 के बीच में डलहौजी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं इसको हम एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बात कहा जाए तो साम्राज्य का हार्डवेयर के रूप में काम किया इन्होंने। लॉर्ड डलहौजी का प्रवेश होता है। भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है, ये याद रखना। ये किसने कहा था, तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। सिद्धांत क्या था, यदि कोई व्यक्ति गंगा के मुहाने पर अंग्रेजी झंडे का अपमान करता है
तो यह वैसा ही जैसा टेम्स के किनारे पर अंग्रेजों की झंडे का अपमान करने के बराबर है। कि दोनों याद रखना, ये विचार किसके हैं? लॉर्ड डलहौजी के हैं। ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन सेंटेंस मिलाकर के पूछे जा सकते हैं कि ये विचार, ये सिद्धांत किसके हैं। इनके प्रमुख प्रोफाइल को देखते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रूज रैमजे नाम था इनका, याद रखिएगा। 1848 से 1856 के बीच में इन्होंने शासन किया भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम और सबसे बड़ा विस्तार इन्हीं समय में हुआ था। इसके बाद विस्तार नहीं हुआ। विदेशी युद्ध इनके समय में कौन कौन से हुए हैं? तो यह भी याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1849 में, और पंजाब का विलय हो गया। तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य का विलय लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था 1849 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में किया था। और इन्होंने ही राजा रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, और कोहिनूर हीरा इन्होंने ही महारानी तक पहुंचाया है। तो लिखा है कोहिनूर इंग्लैंड भेजा गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं। तो 1852 में बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की उपाधि इन्होंने 1853 में समाप्त कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये छोटे छोटे काम इन्होंने किए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो युद्ध हुए हैं, 2 युद्ध हुए हैं इनके समय में। एक आपका सिख युद्ध हुआ है और एक आपका जो है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है 1852 में। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो गलती आप लोग यहाँ बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विलय की मशीनरी, विस्तार के 3 अस्त्र थे। इन्होंने याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, उस विस्तार के 3 अस्त्र थे। 3 अस्त्रों के माध्यम से जो भी राज्य बच गए थे, उन सब राज्यों को याद रखना उन्होंने क्या किया, मिला करके और ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंग में जो ये 3 रास्ते आ रहे हैं, ये 3 रास्तों का, 3 अस्त्र का उपयोग करके ही इन्होंने जो है भारत के राज्य का विस्तार किया, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। पहला अस्त्र क्या था? युद्ध और प्रत्यक्ष विलय। क्या था? पंजाब 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद पंजाब को मिला लिया। वहां के राजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी माता के साथ। और कोहिनूर हीरा याद रखिएगा, इन्होंने ही महारानी को भेंट किया था, याद रखिएगा डलहौजी ने ही भेंट किया। दूसरा, ऋण और बकाया। बरार 1853 में हैदराबाद के निजाम से ऋण न चुकाने के कारण छीना गया। तो याद रखना, बरार आपका जो क्षेत्र है, आप याद रखना, खास करके आज वर्तमान में देखा जाए तो बरार आपका तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। बरार क्षेत्र याद रखना, हैदराबाद के निजाम से ऋण न चुकाने के कारण, तो हैदराबाद के निजाम एक तरह से अंग्रेजों के साथ ही थे। तो याद रखिएगा, बरार ऋण लिया था और ऋण नहीं चुका पाया, तो बरार पर कब्जा कर लिया ऋण और बकाया का एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करके, और बरार को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। और प्रशासनिक आरोप लगाया, किस पर? अवध पर लगाया, कुशासन का आरोप लगा करके। याद रखिएगा, अवध के नवाब उस समय कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह का शासन चल रहा था। लेकिन डलहौजी को कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि कैसे, किस बहाने के आधार पर हम अवध पर कब्जा करें। तो बहाना क्या मिला? कुशासन। कहा गया कि तुम्हारा शासन खराब है, तुम्हारा शासन इतना खराब है, कुशासन कहा गया। और कहा गया कि तुम्हारे कारण अवध की जनता परेशान है। तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध पर कब्जा कर लिया गया 1856 में, और वाजिद अली शाह को जो है हटा दिया गया, उनको मार दिया गया। इसी कारण देखा होगा, जब 1857 का विद्रोह होता है, 1 साल बाद ही विद्रोह होता है, और देखा होगा वहां पर बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उन्होंने नेतृत्व किया था, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बात याद रखिएगा। तो अवध याद रखिएगा, इस पर प्रशासनिक आरोप लगाया, कुशासन का आरोप लगाया, और अवध को मिला लिया किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो याद रखना, जो आपका डलहौजी था, डलहौजी ने कई राज्य को मिलाया, जैसे युद्ध और प्रत्यक्ष विलय के तहत पंजाब को, ऋण और बकाया के आधार पर आपको बरार को, और प्रशासनिक आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के अवध को, इन तीनों राज्यों को मिला लिया किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। तो इस तरह से मैप के माध्यम से समझना
आसान हो जाता है, चीजें आपको सरल लगने लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, सत्ता का मास्टर स्ट्रोक था। जो लोग इन तीनों अस्त्रों से बच गए थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो 3 अस्त्रों से बच गए थे, उनके लिए चौथा अस्त्र कौन सा निकाला इसने? व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। क्या था ये? देशी शासक के बिना पुरुष उत्तराधिकार की मृत्यु। याद रखिएगा, उत्तराधिकार के नियम को समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ कई राजा ऐसे थे जिनके पुत्र नहीं होते थे, तो अपने उत्तराधिकार के रूप में वो किसी अपने ही सक संबंधियों में किसी के बच्चे को गोद लेकर के उसे उत्तराधिकारी मान लेते थे। जब ये आया तो इसने कहा कि जिस राजा के पुत्र नहीं होंगे उनके जो है उत्तराधिकार के लिए वो गोद नहीं ले सकते हैं, और उनके मरने के बाद वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाएगा। तो चौथा अस्त्र कौन था इनका? व्यक्तिगत का सिद्धांत। क्या था? दत्तक पुत्र। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा गोद लेने की मान्यता रद्द कर दी गई। साम्राज्य में विलय किसका किसका हुआ? अगर देखा जाए तो सतारा। याद रखिएगा, इस सिद्धांत के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सबसे पहला राज्य प्रभावित कौन हुआ? सतारा। 1848 में सतारा पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद जैतपुर और आपका संभलपुर को 1849 में कब्जा किया गया। बघाट 1850 में कब्जा किया गया इस राज्य पर। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में इन सबको कब्जा किया गया। इसीलिए देखा होगा ये सब राज्य उत्तराधिकार के नियम के कारण ही प्रभावित हुए थे। तो सतारा पहला राज्य था, याद रखिएगा, और झांसी भी शामिल था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी की 1857 विद्रोह में शामिल हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं तो विद्रोह अगर कहा जाए तो नाना साहब पेंशन बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे कि पेंशन बंद कर दी गई जब अंग्रेजों को मालूम चला कि जो नाना साहब है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। तो इनकी पेंशन को बंद कर दिया और कहा कि जब उत्तराधिकार, जब ये दत्तक पुत्र हैं और इनको गोद लिया गया है तो ये इनको हम इनका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, तो जो पेंशन दी जा रही है पेंशन अब नहीं मिलेगी। तो नाना साहब इसीलिए विद्रोह में शामिल हुए थे, कानपुर से, बिट्ठूर से शामिल हुए थे। कानपुर में बिट्ठूर जगह जहां पे इनका केंद्र था वहां से शामिल हुए थे। तो व्यक्तिगत सिद्धांत चौथा अस्त्र के रूप में जो राज्य बच गए थे उन 3 अस्त्रों के कारण नहीं बन पाए थे, उन सबको इस सिद्धांत के तहत शामिल कर लिया। तो कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह में ये सिद्धांत रोल निभाया, और जो राज्य इससे प्रभावित हुए थे वो सब राज्य 1857 के विद्रोह में क्या हो गए? शामिल हो गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1853 से 1854 में आधुनिकीकरण का इंजन शुरू कह सकते हैं। तो 53 और 54 में कई काम शुरू किया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। जैसे पहला काम क्या था? रेलवे। 1853 में बंबई से थाने के बीच पहली रेल चलाई गई। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में दूसरी लाइन चलाई गई। तो पहली लाइन सबको याद है, कहां से? बंबई से थाने के बीच में, और दूसरी लाइन 54 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच चलाई गई। और रानीगंज कहाँ है? तो रानीगंज कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। कोयले याद रखना कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो दूसरी ट्रेन यहाँ चलाई गई। तो ट्रेन चलाने की शुरुआत किसने किया? डलहौजी ने। हमारे यहाँ जो ट्रेन चलाई गई थी वो प्राइवेट कंपनी ने चलाया था। जब और 5% जो है मुनाफा लाभ की गारंटी चलाया गया था, क्योंकि जब रेल चलाने की बात आई, ध्यान समझ लीजिएगा, जब रेल भारत में चलाने की बात आई कि रेलवे का विकास भारत में किया जाए जिससे आंतरिक क्षेत्रों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक लाया जा सके और बंदरगाहों से बने बनाए सामान को आंतरिक भाग में ले जाया जा सके, तब रेलवे बनाने की बात जब वहां हुई तो कंपनियां वहां तैयार नहीं हुई और कहा कि भारत जैसे देश में हम, जहां पे देसी राजा है, तमाम विद्रोह होते रहते हैं, हम रेलवे का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सबको 5% लाभ की गारंटी दिया कि चाहे नुकसान हमारा हो चाहे ना हो, हम आपको 5% लाभ का गारंटी देंगे ही, तब जाकर के रेलवे का जो है विकास भारत में किया गया। याद रखिएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। स्वतंत्र लोक निर्माण विभाग का गठन किया गया। ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत कराई गई और बारी दोआब और गंगा नहर का निर्माण कराया गया। बारी दोआब कहाँ है? पंजाब में है। याद रखिएगा, ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। तो और गंगा नहर का निर्माण इसने कराया। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का काम क्या है? सड़क बनाना,
पुल बनाना, ये सब काम है। ये क्यों किया गया, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप खुद सोचो, जब रेलवे अगर बनाई जाएगी तो रेलवे जब बनेगी तो रेलवे किसी नदी के ऊपर से भी जाएगी, तो पुल बनाना पड़ेगा। तो पुल कौन बनाएगा? पीडब्ल्यूडी बनाएगा। सड़क कौन बनाएगा? पीडब्ल्यूडी बनाएगा। रेलवे तक पहुंचने के लिए सड़क जरूरी है ना, तभी तो आप स्टेशन सड़क से माध्यम जाते हैं ना, तो कौन बनाएगा? उससे पीडब्ल्यूडी बनाएगा। तो इसीलिए एक के बाद उसे जरूरत पड़ती चली गई, इसलिए उसकी शुरुआत भी होती चली गई। इसके बाद बात करते हैं, टेलीग्राफ की शुरुआत हुई 1852 में। आपका याद रखिएगा, क्या कहते हैं, ओसे घनेसी की अध्यक्षता में तार विभाग की स्थापना की गई। 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली विद्युत तार सेवा शुरू हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले विद्युत तार सेवा 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में ही शुरू किया गया था, तार व्यवस्था, विद्युत तार। इसने डाक व्यवस्था की शुरुआत किया, तो 1854 में डाक खाना जो है एक्ट लाया गया। डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया और संपूर्ण देश के लिए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति 1850 में की गई थी। तो डाक टिकट क्यों शुरू किया गया था? याद रखिएगा, पहले सेना के लिए था। सेना के लोग जब जाते थे तो 3 साल, 4 साल, 5 साल वापस नहीं आते थे, तो घर से मोह माया लगने की वजह से क्या करते थे वो लोग, नौकरी छोड़ के भाग जाते थे। तो डाक विभाग शुरुआत किया गया था कि सेना के लोग चिट्ठी लिख करके भावनात्मक जुड़ाव अपने परिवार के साथ रखे रहें और नौकरी छोड़ के ना जाए, इसीलिए डाक विभाग की शुरुआत किया था। और समुद्री व्यापार की एक तरह से शुरुआत किया। सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। बंबई, कलकत्ता, कराची में प्रकाश स्तंभ और मार्केट सर्विस एक्ट लागू किया गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब शुरुआत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया, जिसने जो है अपने अलग अलग तरीके से ये सब काम शुरू किया और उसमें जरूरत थी, इसे करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक वास्तुकला और नए नियम क्या शुरू किए गए? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा जाए तो अव्यवस्थापना का सिद्धांत क्या दिया कि नए अधिकृत क्षेत्रों के लिए विशेष प्रणाली शुरू किया। नए कमिश्नर की नियुक्ति जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे, उन्हीं को जवाब देते थे। सामाजिक पुनर्गठन क्या किया गया कि सेना का प्रधान कार्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हस्तांतरित की गई। तो याद रखना, भारत की 2 राजधानी बनाई गई, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। जब गर्मी का मौसम आ जाता था तो दिल्ली में, कलकत्ता में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती थी, उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, इसीलिए याद रखना ग्रीष्मकाल में शिमला ठंडा होता था तो ठंडे प्रदेश में शिमला चले जाते थे। तो याद रखना, शिमला को राजधानी किसने बनाया था? डलहौजी ने बनाया था। और सेना का प्रधान कार्यालय भी जो है शिमला को ट्रांसफर किया गया था, इसने किया। दूसरा, आपका शिक्षा और नागरिक सेवा में इसने काम क्या किया? 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच इसी समय में लाया गया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा आयोग के द्वारा जो है भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, लाहौर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। 1853 का एक नागरिक सेवा एक्ट लाया गया, सिविल सर्विस एक्ट लाया गया। और प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसने किया। तो प्रतियोगी परीक्षा की जो शुरुआत हुई सिविल सेवा में, वो 1853 में डलहौजी के समय में शुरू हुआ और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सर्वेक्षण याद रखिएगा, 1851 में भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो भू सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने किया है? जियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना डलहौजी ने कराया था 1851 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे काम प्रशासनिक वास्तुकला के रूप में थे, ये भी हमें याद रखना है। तो सबको अलग अलग तरीके से जब हम बताएंगे तभी आपको याद होगा और आपको आसानी से समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, आगे आते हैं। एक परफेक्ट स्टाम्प देखा जाए 1800 क्या कहते हैं 56 से 58 के बीच में। अब कौन आता है? याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब भारत आता है, याद रखिएगा, उसने कौन कौन से काम किए याद रखना है। एक आपका याद रखना, सांस्कृतिक हस्तक्षेप। बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध, डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। धार्मिक नियोग्यता कानून 21 के तहत, जिसमें धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये भी सब कारण 1857 विद्रोह के थे। तो सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी हुआ था भारत में। याद रखिएगा, सती प्रथा का जब अंत किया गया तो लोग नाराज हो गए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया 1856 में, ड्राफ्ट डलहौजी ने बनाया था। कानून पास किया गया कैनिंग के समय में, तो याद रखना इससे लोग नाराज हो गए। धार्मिक अयोग्यता कानून 21 लाया गया था। और धर्म परिवर्तन, अगर कोई हिंदू
या कोई भी धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसे संपत्ति में अधिकार मिलता था, नहीं करता था तो नहीं मिलता था। ये सामाजिक हस्तक्षेप हुआ आक्रामक विलय के रूप में। कुलीन वर्ग का अपमान, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, मुगल बादशाह का कर रोकना बंद कर दिया गया और उपाधियां समाप्त कर दी गई। तो कहीं ना कहीं 1857 के विद्रोह का एक जो है भूमिका यहाँ पर तैयार हुई थी। 1856 का संथाल विद्रोह हुआ था, प्रारंभिक चेतावनी थी। और 1857 का महाविद्रोह हुआ था, ये इसमें कहीं ना कहीं रोल डलहौजी का भी था, उसके नीतियों, उसके जो है कार्यों का था। सत्ता का हस्तांतरण, कंपनी का अंत और ताज की शुरुआत हुई थी। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ही था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग शासन कब से कब किया था, तो 1856 से 1862 तक किया था। लॉर्ड कैनिंग जब भारत आया था तो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का जब अधिनियम लाया गया तो इसे वायसराय बना दिया गया। तो ये याद रखना, ये भारत का पहला वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके समय में याद रखना कुछ काम हुए हैं, बाकी वायसराय के रूप में जो काम किया वो तो बताऊंगा ही। याद रखना अंतिम गवर्नर जनरल था, मैंने अभी आपको बता दिया, लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय था। याद रखिएगा, और किस अधिनियम के तहत इसे वायसराय बनाया गया, 1858 के अधिनियम के तहत, याद रखिएगा। और सीधे ताज के अधीन ये अपनी रिपोर्ट सौंपता था, ताज को ही, मतलब कि कुल मिला के महारानी को ही अपनी रिपोर्ट देता था। नया युग शुरू हुआ, कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, जिससे बैंटिंग द्वारा शुरू की गई कंपनी के साम्राज्य की रूपरेखा का अंत हुआ और सीधे ब्रिटिश शाही साम्राज्य का युग प्रारंभ हो गया। तो इनके समय से एक नई शुरुआत हो गई और भारत पर महारानी का अधिकार हो गया और यहीं से वायसराय का पद शुरू हुआ। तो जो अगला वीडियो हम बताएंगे आपको, उसमें भारत के वायसराय के बारे में हम डिटेल में बताएंगे और वायसराय में हम लॉर्ड कैनिंग से यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन जब भारत आए थे तो ये गवर्नर जनरल बन के आए थे, इन्हें वायसराय बना दिया गया। तो वायसराय का अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कौन कौन से भारत में वायसराय आए थे, उनके समय कौन कौन से काम हुए थे, उनको याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती आप लोगों से ना होने पाए। तो जितना सरल तरीके से बताया जा सकता है, जितने डायग्राम और मैप के माध्यम से बताया जा सकता है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है भी आप लोग प्रयास करिए और जो है हमारा सहयोग करिए। बस आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो बैच शुरू हो चुका है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है उसका भी आप जो है तैयारी अपनी अच्छे से रफ्तार पकड़ा सकते हैं, ठीक है। हम लोग आज यहीं तक करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ भारत के वायसराय, ठीक है। ओके, थैंक यू।